वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आशके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं वह पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बहादुरों, बिना कीमत चुकाए इस दुनिया में कुछ हासिल नहीं होता और आजादी की कीमत है शहादत। आज मैं आप सबको कॉल देता हूं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद। दोस्तों नमस्कार। 29 मई 1942 अचानक एक खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। एक खबर थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस और एडोल्फ हिटलर के मुलाकात की। इस मुलाकात से अंग्रेज पूरी तरह से बौखला गए थे। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, पूरी दुनिया दो हिस्सों में बढ़ गई थी और दुनिया के हर एक कोने में भीषण लड़ाइयां हो रही थी। जल थल नभ हर तरफ बम गिराए जा रहे थे। खासकर यूरोप पूरी तरह से महासंग्राम में डूब चुका था। इतने भीषण युद्ध के बीच अंग्रेजों की कैद से आकर सुभाष चंद्र बोस जर्मनी की राजधानी बर्लिन कैसे पहुंच गए? हिटलर को उसी के घर में माफी मांगने के लिए क्यों कहा? वापस जापान कैसे पहुंचे? और आजाद हिंद फौज का गठन कैसे हुआ? दोस्तों आज 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती पर उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करते हुए उनकी वीर गाथा को आइए सच्चाई से टटोलने की कोशिश करते हैं। मैं हूँ विजय यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टूट्यूब ऑफिशियल। दोस्तों एक तरफ महात्मा गांधी अहिंसा के रास्ते पर चलकर आजादी हासिल करना चाहते थे, तो दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि अंग्रेज कभी आसानी से भारत को छोड़कर नहीं जाएंगे, उन्हें भगाना पड़ेगा। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। कुछ इसी सोच के साथ सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिलकर भारत की आजादी के लिए हिटलर की मदद लेना चाहते थे। 1940 में जब हिटलर के बम वर्षक विमान लंदन पर बम गिरा रहे थे, उस समय ब्रिटिश सरकार ने अपने सबसे बड़े दुश्मन सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ता की प्रेसिडेंसी जेल में कैद कर रखा था। 9 नवंबर 1940 को सुभाष चंद्र बोस ने जेल में अपनी गिरफ्तारी के विरोध में भूख हड़ताल शुरू कर दी। उनकी हालत बिगड़ती देख लगभग 25 दिनों बाद 5 दिसंबर को गवर्नर जॉन हर्बर्ट ने एक एम्बुलेंस में बोस को उनके घर भिजवा दिया, ताकि अंग्रेज सरकार पर यह आरोप न लगे कि जेल में सुभाष चंद्र बोस की मौत हुई है। कलकत्ता के गवर्नर हर्बर्ट का इरादा था कि जैसे ही बोस की सेहत में सुधार होगा उन्हें फिर से हिरासत में ले लेंगे। अंग्रेजों की सरकार ने उनके घर के बाहर कुछ जासूस और सादे कपड़ों में पुलिस का कठोर पहरा बैठा दिया, ताकि वो ये पता कर सके कि घर के अंदर क्या हो रहा है। उस दिन से ही उनसे मिलने वाले हर शख्स की गतिविधियों पर नजर रखी जाने लगी। अपने ही घर में कैद सुभाष चंद्र बोस बेचैन थे और आगे का प्लान बनाने में लग गए। 5 दिसंबर की दोपहर को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने भतीजे शिशिर को अपने कमरे में बुलाया और यहीं से एक योजना बनी, एक ऐसे सफर पर चलने की जिस सफर पर शायद सुभाष चंद्र बोस के अलावा कोई नहीं चल सकता था। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस को घर से बाहर निकलने के लिए अपने भेष को बदलने की जरूरत थी। अपना भेष बदलने के लिए अपने भतीजे शिशिर को बाजार भेजकर कुछ कपड़े और कुछ सामान मंगवाया। सारी तैयारियां पूरी होने के बाद अब घड़ी आ गई थी घर से बाहर निकलने की, लेकिन बाहर जासूसों का पहरा था जो हर एक गतिविधि पर नजर रख रहे थे। लेकिन अभी तक उनको जरा सा भी सुभाष चंद्र बोस के प्लान के बारे में पता नहीं चल पाया था। दोस्तों नेताजी ने अपने परिवार के साथ आखिरी बार भोजन किया और जब परिवार के सभी लोग सो गए तो करीब रात 1 बजे उन्होंने मोहम्मद जियाउद्दीन का वेश धारण किया और घर से बाहर निकले। बाहर निकलकर अपनी वांडरर कार BLA 7169 की पिछली सीट पर जाकर बैठ गए। कार उनके भतीजे शिशिर चला रहे थे। जब सारा कलकत्ता गहरी नींद में था, सुभाष चंद्र बोस और उनके भतीजे शिशिर हावड़ा पुल पार कर रहे थे और भोर होते होते ही कलकत्ता की सीमा से बाहर निकल चुके थे। सुबह करीब 8:30 बजे तक सुभाष चंद्र बोस की कार धनबाद के बरारी आकर पहुंच गई। यहीं से सुभाष चंद्र बोस को ट्रेन से आगे का सफर करना था। उस समय गोमो स्टेशन जो धनबाद से थोड़ी दूरी पर है, आज उस स्टेशन का नाम सुभाष चंद्र बोस गोमो स्टेशन है। वहाँ से कालका मेल देर रात में गुजरती थी जो कलकत्ता से दिल्ली जाती थी। दिन में वो धनबाद में रुके और शाम को कालका मेल में सवार होकर दिल्ली आ गए। दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने फ्रंटियर मेल पकड़ी और 19 जनवरी 1941 को पेशावर आ गए। सुभाष चंद्र बोस के पेशावर पहुंचने से पहले ही तय कर लिया था कि फॉरवर्ड ब्लॉक के 2 लोग मोहम्मद शाह और भगत राम तलवार बोस को भारत की सीमा पार कराएंगे। भगत राम का नाम बदलकर रहमत खां कर दिया गया और तय हुआ कि वो अपने गूंगे बहरे रिश्तेदार जियाउद्दीन को अड्डा शरीफ की मजार ले जाएंगे, जो कि अफगानिस्तान में है, जहां उनके फिर से बोलने
देखने और सुनने की दुआ मांगी जाएगी। 26 जनवरी 1941 की सुबह मोहम्मद जियाउद्दीन और रहमत खां एक कार में रवाना हुए। दोपहर तक उन्होंने भारत की सीमा पार कर ली। वहां उन्होंने कार छोड़ अफगानिस्तान के उत्तर पश्चिमी सीमांत के उबड़ खाबड़ कबायली इलाके में पैदल ही बढ़ना शुरू कर दिया और किसी तरह ट्रकों और तांगों से आगे का सफर पूरा करते हुए अफगानिस्तान की राजधानी काबुल तक पहुंच गए। इधर कलकत्ता में 27 जनवरी 1941 को नेताजी के गायब होने की खबर सबसे पहले एक अखबार में छपी और जहां से ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई। लेकिन एक खबर छपती इससे पहले ही नेताजी काबुल पहुंच चुके थे। उनके भाग जाने की खबर सुनते ही अंग्रेज आग बबूला हो गए। अंग्रेजों ने अपने जासूसों को बुलाकर उनकी खोजबीन शुरू की। जासूसों ने पता लगा लिया कि सुभाष चंद्र बोस की योजना जर्मनी पहुंचकर हिटलर से मिलने की है। दोस्तों, अंग्रेजों ने तुर्की में तैनात अपने जासूसों को बुलाकर सुभाष चंद्र बोस को जर्मनी पहुंचने से पहले ही खत्म करने का आदेश दे दिया। इधर सुभाष चंद्र बोस काबुल पहुंचकर सबसे पहले जर्मनी के दूतावास से संपर्क किया, फिर इटली के राजदूत से मुलाकात की, नकली पासपोर्ट बना और अफगानिस्तान से मास्को पहुंच गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मास्को से एक ट्रेन में सवार होकर जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंच गए। इधर अंग्रेजी जासूस उन्हें ढूंढते रहे लेकिन उनका पता तक नहीं लगा पाए। दोस्तों, दिन था 29 मई 1942 जिसका जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूं। इसी दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात हिटलर से हुई और हिटलर से बहुत चतुराई से बात करते हुए सबसे पहले हिटलर को उनकी मेहमान नवाजी के लिए नेताजी ने धन्यवाद दिया। उसके बाद मुख्यतः 3 बिंदुओं पर अपने प्रस्ताव रखे। पहला ये कि धुरी राष्ट्र भारत की आजादी को सार्वजनिक समर्थन दे। दूसरा ये हिटलर की किताब मीन कैंप में भारत के खिलाफ जो बात कही थी हिटलर ने, उसके बारे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर से अनुरोध किया कि वो उचित मौके पर इस बारे में सफाई दें। और तीसरा ये कि नेताजी को किसी तरह जर्मनी से पूर्वी एशिया पहुंचाया जाए। दोस्तों, पहली और दूसरी बात के लिए हिटलर ने गोलमोल जवाब दिया। वास्तव में हिटलर भारत से बहुत नफरत करता था और ना तो भारत की आजादी को समर्थन देने के लिए तैयार हुआ, ना ही अपनी किताब में कही गई बातों पर माफी मांगने के लिए तैयार हुआ। लेकिन वो नेताजी को जर्मनी से पूर्वी एशिया भेजने के लिए तैयार हो गया। सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से जापान हवाई जहाज के रास्ते जाना चाहते थे, लेकिन हिटलर ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें पनडुब्बी से जापान जाना चाहिए और इसके लिए तुरंत एक जर्मन पनडुब्बी की व्यवस्था भी कर दी। हिटलर ने अपने हाथ से एक नक्शे पर सुभाष बोस की यात्रा का रास्ता तय किया। हिटलर की राय में ये यात्रा 6 हफ्ते में पूरी कर ले जानी थी, लेकिन नेताजी के जापान पहुंचने में पूरे 3 महीने लग गए। दोस्तों, 9 फरवरी 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके एक साथी आबिद हसन जर्मनी के बंदरगाह कील से एक जर्मन पनडुब्बी में रवाना हुए। पनडुब्बी के अंदर दमघोटू माहौल था। नेताजी को पनडुब्बी के बीच में एक बंक दिया गया था, बाकी बंक किनारे पर थे। पूरी पनडुब्बी में चलने फिरने की कोई जगह नहीं थी। पनडुब्बी में पूरे सफर में या तो लेटे रहना होगा या छोटे से रास्ते में खड़े रहना होगा। पूरी पनडुब्बी में बैठने की सिर्फ एक जगह थी, जहां एक छोटी सी मेज के चारों तरफ 6-7 लोग सट के बैठ सकते थे। खाना हमेशा मेज पर परोसा जाता था, लेकिन कभी कभी लोग अपना बंक पर लेटे लेटे ही खाना खाते थे। दोस्तों, कील बंदरगाह से 9 फरवरी 1943 को चलकर करीब 2.5 महीने बाद 26 अप्रैल 1943 को युद्ध के माहौल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पनडुब्बी मेडागास्कर के कोस्ट पर पहुंची, जहां पर जापान की पनडुब्बी उनका इंतजार कर रही थी। दोस्तों, जर्मन पनडुब्बी से जापानी पनडुब्बी तक जाने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक रबड़ की नाव का सहारा लिया। जापानी पनडुब्बी पर पहुंचकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बहुत आराम महसूस हुआ, क्योंकि पनडुब्बी जर्मन पनडुब्बी से काफी बड़ी थी। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जापानी पनडुब्बी से सबसे पहले सबांग पहुंचे और सबांग पहुंचकर एक जापानी युद्धक विमान में सवार होकर जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे। वहां उनको राजमहल के सामने वहां के मशहूर इंपीरियल होटल में ठहराया गया। जापानियों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का काफी गर्मजोशी से स्वागत किया था। कुछ दिनों के पश्चात नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। नेताजी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर जापान के प्रधानमंत्री जनरल हिदेकी तोजो ने उन्हें सहयोग करने का आश्वासन दिया। दोस्तों, तृतीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था। जापानी सेना सिंगापुर की तरफ बढ़ चली थी। सिंगापुर में अंग्रेजों की सेना से भीषण लड़ाई हुई। उस समय 35,000 जापानी सैनिकों ने करीब 85,000 अंग्रेजी सैनिकों को हरा दिया था और ब्रिटिश के गढ़ कहे जाने वाले सिंगापुर को जापान ने 15 फरवरी 1942 को ध्वस्त कर दिया और करीब 40,000 सैनिकों को बंदी
बना लिया था, जिसमें ज्यादातर सैनिक भारतीय थे। जापान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात रास बिहारी बोस से हुई, जिनके अनुरोध पर नेताजी जापान आए थे। दोस्तों, आजाद हिंद फौज का गठन जापान की मदद से रास बिहारी बोस ने किया था और 21 अक्टूबर 1943 को रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हाथ में कमान आते ही नेताजी ने सबसे पहले आजाद हिंद फौज का विस्तार किया। सिंगापुर में जापान द्वारा बंदी बनाए गए हजारों सैनिकों को भी आजाद हिंद फौज में शामिल कर लिए। दोस्तों, यहीं पर आजाद हिंद फौज के सामने भाषण देते हुए ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए गुड बाय।